फौज नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस कुछ बनना है, मत सुनो लोगों की। मेरा कोई हाथ पकड़े, मुझे कोई ऊपर खींचे, मेरे कोई जैक लगाए, बस अपने पे दम रखो। खुद दुनिया हिला सकता हो। दुनिया हिला सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सब वॉर होता तो क्या परिणाम होता? पाकिस्तान के साथ हम कितनी बार लड़ लिए। 48 में वो अंदर घुसे, ठोक के बाहर निकाला कश्मीर से, फिर वो नहीं माने। जब 62 में चीन से लड़ाई हुई तो उन्होंने देखा अरे मौका है, हम भी आते हैं। 65 में वो फिर ठुके, फिर उन्होंने अंदर घुस गए, फिर ताशकंद में रोए, फिर उन्होंने बांग्लादेश में हल्ला मचाया तो हमने ऑफेंसिव करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश मिलाया, फिर मुँह की खाई। वो है ना सर, कुत्ते की चढ़ी की चढ़ी रहती है। पहाड़ी पे पहुंच के वापस आना था तब एक्सीडेंटल स्नोफॉल हुआ, नहीं था होएगी, लेकिन 3 दिन तक लगातार बर्फ गिरी। हम उस बर्फ में फंस गए। चलते चलते हमारे पास जंगल बूट से वो फट गए थे, कईयों ने बांध रखे थे और बर्फ के अंदर थे, फिर पाँव में हम चलते रहे थे। और जब हम वहाँ पहुंचे तब आगे बर्फ से लास्ट कम्युनिकेशन मेजर एनजे सिंह मुझे बताया कि अब तो बच गए, कुछ दिख नहीं रहा है, बर्फ गिरी हुई है, लोगों के फुल ब्रेन्स हो गए हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो गई है, और जो राशन हम लेके चल रहे थे वो खत्म और कुछ भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, द पुकरा देवड़ा शो में आपका बहुत ही स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाला। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल नरपत सिंह जी राजपुरोहित, जो बताएंगे गांव से निकलकर मेजर जनरल तक पहुंचने की कहानी। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे अगर आपके भी बच्चे हो या फिर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, कैसे बने, क्या क्या स्टेप रहते हैं, वो सारी चीजें इस पोस्टकार्ड में आपको देखने को मिलेंगी। मेजर जनरल साहब नरपत सिंह जी, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बचपन से ही आर्मी की में जाने का ये सफर कैसा रहा? क्या फैमिली बैकग्राउंड, आर्मी में ऑफिसर थे, ये सारी कंप्लीट जर्नी आप हमें बताएंगे? आपने पूरी यात्रा का विवरण का, तो मैं बता दूं कि मैं एक 80-100 घर का गांव है पुनाइता, पाली के पास में, पाली जिले में। उसमें 1964 में मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार, दादाजी हेम सिंह जी खेती सिर्फ करते थे, 5 लड़के थे। मेरे फादर तीसरे नंबर पे थे। उन्होंने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करी और गवर्नमेंट सर्विस में आए। पहली पोस्टिंग जयपुर, नागौर, फिर वो बांकली उधर आए। मैं जब 64 में पैदा हुआ तब वो उनकी पोस्टिंग सुमेरपुर के पास थी और मैं मेरे गांव में पैदा हुआ हूँ। दाई के हाथों जन्मे हुए हैं और बिल्कुल कच्चे हटमट में जन्म लिए हुए उस गांव से निकला हूँ मैं। किस्मत होती है एक, वो भी मैं मानता हूँ। और मेरी दादी ने मेरे पिताजी को बोला कि तेरे खाने-वाने की प्रॉब्लम रहती है, तू इसको अपने साथ ले जा, मिसेज़ को, और साथ रख। और उसके साथ फिर मैंने आना ही था। तो मैं मेरे 1 साल की उम्र में मेरी माँ और बाप मेरे को लेके बांकली आ गए। वहाँ मेरी ज़िंदगी के पहले 9 साल फिर वहाँ गुज़रे। वहाँ मैं स्कूल थी, बड़े भाई भी, मैं, मेरी बहन, हमने, पिताजी ने पब्लिक हेल्थ सेंटर में सुपरवाइज़र थे, वहाँ की पढ़ाई करी। जब मैं वहाँ पढ़ता था, क्लास 1, 2, 3, 4, चौथी तक जब आया, तो वहाँ पीएससी के अंदर डॉक्टर व्यास और मिसेज़ व्यास डॉक्टर थे 2। मदन सिंह जी फूड इंस्पेक्टर थे। हर एक बच्चे में कुछ हुनर होते हैं, उन्होंने मैं कुछ मेरे में देखा। वो रोज़ मेरे फादर को, के पिताजी को कहते थे कि नरपत बहुत इंटेलिजेंट है, हाई आईक्यू। उस टाइम तो मालूम नहीं चलता आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट क्या होता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहे कि ये इस बच्चे को कहीं अपन। मदन सिंह जी का लड़का सार्जेंट बना हुआ था एयरफोर्स में। उसे मालूम कि एक सैनिक स्कूल है चित्तौड़गढ़, राजस्थान का, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके हर साल 60 बच्चे जाते हैं और वो क्लास 5th में लेते हैं उस ज़माने में। 1973-74 की बात है। तो उन्होंने बोला कि तैयारी करो और मेरी कोचिंग क्लासें शुरू हो गई। दिन भर में उस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पब्लिक हेल्थ सेंटर बांकली में मेरे को होमवर्क देते, दिन भर मैं पढ़ाई करता, फिर मेरा टेस्ट लेते। तो मदन सिंह जी राजपुर पिलौनी वाले और डॉक्टर के व्यास और मिसेस किरण व्यास, रोज़ शाम को वो दोनों मेरी क्लासें लेते थे, पढ़ाते थे। और जो-जो वो पढ़ाते थे वो उससे मैं सही करके जाते। वो कहते कि हमें कोई डाउट ही नहीं है कि, और वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सैनिक स्कूल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसमें टॉप ग्रेड में बताया गया मुझे बाद में कि मैं ऊपर टॉप्स में था मेरा नाम। और सैनिक स्कूल जुलाई 74 में सैनिक स्कूल चले गए। बस उस समय क्या भगवान एज ने, रही आपकी?
मैं 64 का पैदा हूँ, 74 में वहाँ, तो 10 साल के 10 साल होना था, बर्थडे वहाँ आया, 9 साल कुछ ऊपर ही थी। और उस समय में मेरी माँ ने अपने क्या कहते हैं ना कि अपने कोख से भेज दूर, आज भी किसी 9 साल के अपने बच्चे को खड़ा कलेजे के करो, टुकड़े को निकाल दिया। और रोज रात को दुखी होकर फादर कहती कहाँ भेज दिया, क्या है, कैसे है। फिर वो एक बार आए माँ बाप, एनुअल डे पे देखा तो खुश थे। और जब मेरा रिजल्ट आता था मेरे फादर बहुत खुश होते थे, बड़े भाई भी बहुत खुश होता था कि हमेशा मैंने टॉप में ही रहता था, रिटन एग्जाम हो, खेल हो, कुछ हो। और जो डॉक्टर के व्यास उन्होंने, वो एक बार मेरे फादर कहते हैं भाई मेरे 5 भाई हैं, बड़ी बड़ी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा इंटेलिजेंट, इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी तो मैं खर्चा दूंगा, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। और डॉक्टर व्यास ने बोला कि जगन्नाथ सिंह जी, मेरे को विश्वास है कि ये एक दिन जनरल बनेगा। जगन्नाथ सिंह जी आपके पिताजी? मेरे पिताजी को मतलब इतना फाइनेंशियल, इतना उनको के व्यास को मुझे भरोसा था। और बोला पूरा अगर खर्चा लगेगा तो आप मत देना, मैं और मिसेस किरण व्यास नरपत को स्पॉन्सर करेंगे, ये अपने आप हमें दे देगा बाद में। लेकिन वो नौबत आई नहीं, भगवान की दया से स्कॉलरशिप फुल मिली पूरे टाइम में। और फादर ने इनिशियल एक्सपीरियंस है वो दिल बना के किया, और वो मेरे ऊपर बोझ जाता था, वो मेरा मोटिवेशन था। वापस जाऊंगा तो क्या है, कहाँ जाऊंगा, उस गांव में, जिस गांव में मैं शुरुआत में मैंने कुछ साल वहाँ रहा, तो वहाँ तो 3वीं क्लास तक स्कूल थी, पास मंडिया में 1 साल पढ़ा, वो नदी पार करके, गंदे पानी की जो नदी है, बांडी नदी से निकला हुआ हूँ मैं। 10-12 साल की उम्र में आप चित्तौड़गढ़ आर्मी स्कूल में पढ़ते, तब मन होता था कि छोड़ के चला जाऊं? सर ऐसा था कि 9 साल की उम्र में हम थोड़े ज़्यादा, उस जमाने में मैंने लाइफ देख ली थी, गांव में क्या लाइफ है, कैसे पढ़ना है। हमारे से जो बड़े थे वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, एक टफ लाइफ, एक किसान की लाइफ दादा देखा हुआ था। तो वो हम थोड़े मैच्योर जल्दी हो गया मैं भी। और जब भी पढ़ने बैठते थे तो ये ध्यान में आता था कि अगर नहीं करेंगे तो वापस जाके हल खड़ना है, गांव जाना पड़ेगा, और वहाँ वही है, खेती है, या फिर पाली की फैक्ट्रियों में पटलियां करनी है। तो आपको वो लाइफ अच्छी लगती थी स्कूल की? लाइफ इसलिए अच्छी लगती थी कि कुछ बनना है। और जो मैंने सुना मेरे पिताजी को, मदन सिंह जी पे और डॉक्टर साहब का मेरे पे विश्वास आया, तो उसको प्रूव करने में मैं हमेशा ज़्यादा पढ़ता था। वहाँ आया तो कुछ बच्चे जयपुर से आए थे, इंग्लिश मीडियम से आए हुए थे, उनसे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, तो मैं खूब ज़्यादा मेहनत करता था। बच्चे स्कूल दोपहर में रेस्ट में मैं पढ़ता था। इंग्लिश मीडियम था? इंग्लिश एकदम, हिंदी से इंग्लिश मीडियम हो गया था, सीबीएसई था। मैं गया था हिंदी मीडियम से, लेकिन मेरे को जाने से पहले तो तैयारी डॉक्टर साहब ने और मदन जी ने इंग्लिश में तैयार करके भेजा, तो मेरा ठीक था। और वहाँ जाके मेरे इंग्लिश के जो टीचर थे मिस्टर जैन भार्गव, वो उन्होंने मेरा हार्डवर्क देखा, और उन्होंने स्पेशल अपने बच्चे पे, जलज भार्गव पे जितना ध्यान नहीं देते उतना मुझ पे देते थे, उतना विश्वास था। डिबेट्स के अंदर, स्टोरी राइटिंग, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में मेरे को धकेलते थे। और मैं पढ़ाई के साथ साथ गेम के हर टीम में खेला स्कूल मेरा हाउस की, चाहे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, सब। उसको एथलेटिक्स में मैं आई केम फर्स्ट इन लॉन्ग जंप, हाई जंप, एंड मैं इंटर पब्लिक स्कूल में जाके जीत के आया, क्योंकि स्पोर्ट्स और ये बैलेंस बनाया, फिजिकल का बैलेंस बनाया। और मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि वहाँ अगर आप कुछ करते हो तो आपको मेंटर मिलते हैं। और आज भी मैं हरेक को कहता हूँ, मैं खुद बच्चों का मेंटर बनना पसंद करूँगा, क्योंकि बिना मेंटर के कोई आगे नहीं बढ़ता। और मेरे मेंटर जो उस जमाने के जो टीचर थे, BM भार्गव, मिस्टर रोटेला, मिस्टर सुरेडिया, मिस्टर जैन भार्गव, वो तो फादर से भी बड़े थे, इतना ध्यान देते थे। खुद के बच्चे मेरे क्लासमेट थे जलज में, उस पर इतना ध्यान नहीं था जितना मेरे पे था। इस टाइप के लोगों के बीच में वहाँ पढ़ाई करके इतना दम आया कि क्लास 5th में गए, बाद में स्कूल 12th तक होगी, और हमारे टाइम में ND 11th में था। 11th तक चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इंटर पब्लिक स्कूल हो, चाहे सेंट्रल सैनिक स्कूल हो, एथलेटिक्स हो, तो सब करते थे, ओवरऑल डेवलपमेंट सब में थे सब। और फिर फर्स्ट चांस में NDA ब्रेक किया, रिटर्न एग्जाम था UPSC का, मतलब 11th में पढ़ते पढ़ते NDA का एग्जाम दिसंबर में जयपुर गए, एक स्कूल के अंदर हॉस्टल के डॉर्मेटरी में रुक के हम सब ने एग्जाम दिया, वो क्लियर किया, SSB क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, और जुलाई 1981 में NDA के अंदर जाके NDA की ट्रेनिंग शुरू कर, और ऑफिसर ट्रेनिंग शुरू की सर। वहाँ भी तो पढ़ाई थी 3 साल। 20 साल में एक आर्मी ऑफिसर? उस टाइम तो नहीं, मैं जब गया 81 में तो मेरी उम्र 17-18 की भी थी। वो 3 साल ट्रेनिंग के लगे, 16 साल में कुछ में गए,
तो 16 प्लस में 19 तक तो हम एनडीए में रहे, 19 से 20 तक फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रहे। 20 साल कुछ महीने में तो ऑफिसर बन गए। तो कोई मैं एक दिन देख रहा था कि कोई बोल रहा था ये 21 साल का बच्चा है। हम 21 साल में बॉर्डर पे डीचू पोस्ट पे बैठ के चाइना वालों के साथ में ऑर्डर दे रहे थे प्लाटून को कि कैसे खड़ा रहना है, क्या ध्यान रखना है। उस प्लाटून के 30 जवानों की लाइफ आपके ऊपर थी। मैं वापस जाकर आया वहाँ चाइना बॉर्डर अभी पिछले साल, उसी जगह जहाँ मैं 1985 में था। तो ये कहना कि 20-21 साल का बच्चा, तो हम तो उस टाइम डिसीजन लेते थे सर कि फायर करना नहीं करना है या क्या एक्शन लेना है दुश्मन के अगेंस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर जज्बा होना चाहिए, अच्छा मेंटर ढूंढो, मोटिवेशन होना चाहिए, और कोई ऐसी कमी नहीं है कि अगर आप में दम है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। कोई मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे समाज से पहले जाने वाले लड़कों में सैनिक स्कूल, फर्स्ट जाने वाले बच्चों में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी, फर्स्ट ऑफिसर टू बिकम ए ब्रिगेडियर एंड ए जनरल, और कोई एक भी नहीं थे। आज हर बच्चा अंगुली ढूंढता है, कोई झूठ नहीं है। आप में जज्बा है, आप में मेहनत है तो आप पहुंचोगे। सिर्फ अच्छा मेंटर ढूंढो, और मेंटर जरूरी है। मेंटरशिप मेरा मानना है कि मेंटरशिप एक अच्छी चीज़ है। एक गुरु कहते हैं, जो गुरु कह लो, मेंटर कह लो, संरक्षक कह लो, वो जरूरी है। ये मेरा आपसे कहना है। मैं शॉर्ट में बताया, डिटेल में कभी और मौका मिलेगा तो मैं एक एक इंसिडेंट भी बताऊंगा कंप्लीट, बिल्कुल बच्चों को, क्योंकि ये सुन के बच्चे में जज्बा पैदा होना चाहिए। तो सर आर्मी ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है क्या कोई फैमिली में आर्मी ऑफिसर हो? बिल्कुल, मैं आपके सामने एग्जांपल में और एग्जांपल दे सकता हूँ। सैनिक स्कूल के बच्चे जो हैं उसके अंदर मोर देन 60% क्या 70%, हमारे टाइम में 70-80%, कोई 5 या 10% फौजी बैकग्राउंड से थे, बाकी सब नॉन फौजी। और मेरे साथ के जितने अफसर हैं वो सब नॉन फौजी बैकग्राउंड से ज़्यादातर, कुछ है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है फौज नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस कुछ बनना है, आप मत सुनो लोगों की कि मेरा कोई हाथ पकड़े, मुझे कोई ऊपर खींचे, मेरे कोई जैक लगाए। सुपर्स करे, अपने पे दम रखो, खुद में खुद दुनिया हिला सकता है, दुनिया हिला सकते हैं। इसीलिए आप मेरे को लाए कि मैं एग्जाम्पल दूं कि आपके सामने हूँ। मैं तो कहीं जाता हूँ तो क्वेश्चन आंसर रखता हूँ, पूछो सवाल मुझसे, मैं जवाब दूंगा आपको कि कैसे। और मेरे जैसे और भी कई हैं। कई माता पिता है, उनका सपना होता है उनका बेटा आर्मी ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं अभी आज के हालात देखते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी अफसर बनाना है, आरएस अफसर बनाना है, आईपीएस, आर्मी अफसर के लिए आजकल सबसे बड़ी चीज़ें जो हमारे टाइम में नहीं थी, जो मेरे को, तो मैंने बताया कि डॉक्टर के व्यास, मदन सिंह जी, राजपुरोहित ने उन्होंने किया। लेकिन आजकल तो अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए सर, और ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तनोट अकेडमी, बाड़मेर का मैंने आपको एक बार पहले एग्जाम्पल लिया, जहाँ अगर गरीब बच्चा है तो पैसे नहीं लेते हैं सर। आज में हैं ऐसे लोग जो देखते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से घर में हैसियत नहीं है, जितनी हैसियत है उतना ही लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। उसको गाइडेंस, आजकल जो भी कंपटीशन है, चाहे सैनिक स्कूल में जाने के लिए हो, मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए हो, कोई अच्छी स्कूल में जाने के लिए हो, तो एग्जाम होते हैं। उसके अलावा बाकी भी जो आगे, तो सही जगह का सिलेक्शन करके सही मेंटर ढूंढ के और मेहनत करो तो आप कहीं भी क्रैक कर सकते, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और आर्मी स्कूल का कितना रोल रहता है एक ऑफिसर बनाने में? देखो ये है कि हमारे लिए उस जमाने में, और अभी भी मैं मानता हूँ कि अभी तो हमारे जमाने में तो पूरे राजस्थान में एक ही था सैनिक स्कूल, चित्तौड़। अब तो मैं अभी जाके विजिट करके आया हूँ और वहाँ देख के आया हूँ क्या स्कूल बना है गवर्नमेंट का, सैनिक स्कूल झुंझुनू, टॉप क्लास। और अभी जो राजनाथ सिंह जी ने नया पीपीपी मॉडल ढूंढा है, उसके अंदर कई स्कूलों को उन्होंने सैनिक स्कूल की मान्यता दे दी। जैसे जोधपुर के अंदर अपनी चौपासनी है, जयपुर के अंदर भवानी स्कूल है, ऐसे कई स्कूलों को सैनिक स्कूल का उन्होंने करिकुलम दे दिया, ये दे दिया। थोड़ा सा फर्क है कि वहाँ शायद स्कॉलरशिप नहीं है, जो हमारे ज़माने में ये था कि अगर आप EWS से हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो और आप में हैं, तो आपको फुल स्कॉलरशिप, या आपको 1/4 या आपको आधी या 3/4। और अगर आपके उस जमाने में मुझे याद है कि जिनके पिताजी की इनकम जो गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे ऑफिसर थे, उनको बोला कि आप तो पूरी पेमेंट करोगे, तो फुल पेमेंट पे भी अभी भी ऐसा ही सिस्टम है, अभी भी ऐसा सिस्टम है। और जो
बुलंद हैं, अच्छे हैं, एक उनको सिर्फ अपनी पॉकेट मनी वगैरह थोड़ा खर्चा था, वो फादर करना, बाकी खाना पीना रहना और ड्रेसेस घर से बनानी पड़ती थी, जो कपड़े वो मंगाते थे। एनसीसी ड्रेस तो वहीं मिलती थी, एनसीसी कंपलसरी थी, वो मिल जाती थी। और स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स आपके फ्री थे, उसका कोई चार्जेस नहीं था कि स्पोर्ट्स फी अलग है और अपने ट्यूशन फी वगैरह कुछ नहीं लगता था। और हमारा तो शरीर देख लो सर, आपके 74 से लेके और 2022 48 साल तक इस देश की सेवा उसका हमने देश का कोई राशन कसर खाया, नहीं छोड़ी। वही राशन खाया, हाँ। वही खून में ब्लड में वही है सर। अगर अभी देश भी सेवा, सर राष्ट्र प्रथम इंडियन है। आर्मी आपको ऑफर करे तो आप ज्वाइन कर लेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि सर वन से आर्मी में नहीं, जो लाइफ लॉन्ग आर्मी का 7 जन्म तक आर्मी में नहीं रहेगा। अभी कौन सी कम होगी सर? अभी आने के बाद पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांत अध्यक्ष है। अब मैं ज्यादा बिजी हूँ, मेरी वाइफ कहती है वहां तो कम से कम आपका रूटीन था, सैनिक स्कूल में गए थे सर तो 5 बजे अटर्न घंटी बजी, 5 उठे, 1 घंटे में तैयार, 6 बजे से लेके 6:40 तक भाग दौड़, पीटी कंपलसरी, वापस आए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट 8 बजे, 8:30 क्लास में, 10 बजे दूध, 1 कप दूध पीने के लिए वापस आते थे, 1:30 बजे खाना, 2:30 बजे आपका खुद का टाइम होता था। तो मेरे जैसे तो उसमें भी पढ़ते थे कि भैया इससे आगे जाना तो पढ़ाई इस टाइम भी कर लूँ। और 4 बजे गेम खेलना कंपलसरी, एथलेटिक्स से कुछ 4 से 5, 5 बजे वापस विसल आओ, नहाओ और प्रेप, पढ़ाई का टाइम था कंपलसरी। ऐसे नहीं कि आप घर में हो तो अभी मैं टेड में वो आ गए, कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, पढ़ाई करो 8 बजे तक, 8 बजे खाना, वापस आके फिर पढ़ाई करो और 10 बजे लाइट्स आउट। ये लाइट्स आउट चाहे सैनिक स्कूल में हो, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो। और हमारे तो जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बढ़ के अरुणाचल में गए तो हमारा सीओ का कहना था कि रात को कुछ भी पढ़ो, खाने के बाद भी मैं कल सवाल पूछूंगा कि आपने कौन सी मिलिट्री हिस्ट्री की किताब पढ़ी है। कल AK सिंह थे 6 राजपूत के, मैं उसमें गया था, तो वहाँ वो पढ़ते हैं, फिर वो 10 बजे सो जाओ क्योंकि सुबह 5 बजे फिर उठना है। रूटीन लाइफ लॉन्ग 48 साल तक रहते हैं। अब कैसे, अभी भी वही रहता है कि देखो, फिर देखते कहाँ जाए, क्या काम करें, देश की सेवा करें, पूर्व सैनिकों की सेवा करें, तो वो तो चल रहा है। और वही रूटीन अब ज़्यादा है क्योंकि अब तो प्रवास करना पड़ता है, कभी ओशिया जाना पड़ता है, कभी फलोदी, कभी बाड़मेर, कभी जैसलमेर, कभी सिरोही, कभी जालोर, कभी पाली, कभी बाली। वहाँ जाके पूर्व सैनिकों से मिलो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनका दुख दर्द सुनो, वीरांगनाओं को बाकी जगह से लाइजन करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको सॉल्व करो, कई और काम है। तो सर अधिकतर मैंने देखा आर्मी के जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो, वो 70-80 साल में अपने आप को कहता है मैं तो जवान हूँ। वो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस, ये कहाँ से बिल्ड होता है? ये फीलिंग इसलिए आती है कि मैंने आपको रूटीन बताया। हाँ। कि वो आदमी शुरू से अपना सुबह, अभी है कि अभी मैं पीती नहीं तो योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, पूजा पाठ है। आजकल तो जो जो आप 60-70 के आसपास हो, फिर आपको ज़्यादातर तो आपको योगा मेडिटेशन उस पर आना पड़ता है। शाम को पक्का वॉक करना, जाना ही जाना है वो। आप अभी भी फॉलो करते तभी तो आपके पास अभी आया कि मैं शाम तक निकलूं तो मैं अपने साथियों के साथ में वॉक करनी है, थोड़ा फिजिकल करना है, और फिर जाके वही पे जाओ, हाँ दो पूजा, और थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ता है सर इस आदमी, समय का आध्यात्मिक होना। आप जिस किसी का भी ध्यान करते हो, देवता वो थोड़ा करोगे तो आप बैलेंस रहते, ये मेरा मानना है। तो सर फौज में जाने का प्लान कब बना लिया आपने? कौन सी क्लास में आपने फिक्स कर लिया मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है? देखो सर, ऐसा था कि जब 9 साल की उम्र से पहले 5 साल की उम्र तक को तो याद नहीं रहता क्या रहता है, लेकिन मैं हर छुट्टियों में ननिहाल जाता था। मोरई है निम्बाज के पास, पाली जिले में ही। मेरे मामा 1962 से आर्मी में सिग्नल्स कोर में थे। वो उस टाइम भी कंपल्सरी था कि आप अपनी यूनिफॉर्म में ट्रैवल करोगे। उनको हमने आर्मी ग्रीन यूनिफॉर्म में देखा मैंने, जब मेरी समझ आई तब से। रोज छुट्टियों में आते थे, उनको देखते थे वो, और जब उनसे बात करी तो उन्होंने और जोश भरा। पवन सिंह जी नाम था उनका, मेरे सबसे बड़े मामा थे। उनको देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा बनना। और जब मैं आया तो वो थे, फिर मेरे एक मौसा थे, वो भी फौज में आगे सिग्नल्स में थे, उनको भी मैंने जाने से पहले देखा, और वो दोनों को यूनिफॉर्म में देखा। फिर सैनिक स्कूल जाने के बाद तो रंग ही चढ़ गया था, बनना तो ऑफिसर। फिर वो तो वहाँ तो प्रिंसिपल आर्मी नेवी एयरफोर्स के, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार और हेडमास्टर सब आर्मी नेवी एयरफोर्स के आते हैं। एनसीसी कंपलसरी, आपसे बॉन्ड भराया गया कि मैं एनडीए का एग्जाम दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं तो पूरा पैसा जो स्कॉलरशिप आपने दी है वो पूरा वापस आपके पिताजी को जमा कराना पड़ेगा अगर आप मना कर दोगे तो। ये बॉन्ड साइन करते हैं सर हम सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल बिल्कुल सर। और स्कॉलरशिप वालों को,
जिन्होंने फुल स्कॉलरशिप दी वो नहीं जाए तो क्या है, लेकिन हमने तो हमारे को तो से मतलब आपने कभी फीस नहीं भरी आपने? वो इसलिए कि मैंने बताया ना 4 तरह की कैटेगरी थी वहाँ। एक वो बच्चे थे जो एक तो पढ़ाई में होना था वो ज़रूरी है, आज भी स्कॉलरशिप पढ़ाई के बेसिस पे मिलती। फिर आपके पेरेंट्स की आपके इनकम क्या है, और उस हिसाब से आपको या तो फुल स्कॉलरशिप या 1/4, 1/4, आधी, 3/4 या फिर आपको फुल पेमेंट। मतलब जो टॉपर आएगा उसकी पूरी फीस वहाँ पर? टॉपर के अलावा उसके इकोनॉमिक जो वो भी होनी चाहिए। टॉपर भी है, लेकिन अगर उसके पिताजी बहुत, हमारे पास थे कई जो सेक्रेटरी, एक आध अच्छे अफसरों के लड़के थे, टॉपर नहीं थे, वो थे तो 60% पे, लेकिन उनको तो दे रहे थे। अभी भी ऐसा ही हाल है, अभी भी यही सिस्टम है सब जगह। एंड इसी तरह से एनडीए में भी जब जाते हैं तो सबको ही है, वहाँ भी कुछ खर्चे कम होते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है एनडीए में लगने के बाद। एनडीए ज्वाइन करने के बाद। सबसे पहले सर आपने कौन सी पोस्ट पर ज्वाइन किया था एनडीए? सर ऐसा है कि आपको मालूम है, आज भी एनडीए से मेरा बेटा भी एनडीए से आज मेजर है, अभी लेफ्टिनेंट बन जाएगा दिसंबर में। जो आपने यही पूछा है कि सबसे पहले आपने कौन सी पोस्ट पे ज्वाइन किया था ट्रेनिंग के देखो बाद? सर, आपने सवाल पूछा है, वैसे आजकल गूगल बाबा का जमाना है, तो फर्स्ट रैंक हमारे टाइम में सेकंड लेफ्ट होती है, अभी होती है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और एक आदमी चीफ बनता है। तो ये पायदान ऑफिसर की है। जवानों में अग्निवीर, लांस नायक, नायक, हवलदार, हवलदार मेजर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर ऑनरी कैप्टन तक जाता है 9। और ये जब आप अग्निवीर से आजकल आ रहे हो तो ये पायदानें हैं। और अग्निवीर से लेके पायदान जो मेजर जनरल की है वो 18-19 पायदानें होती हैं। और ये आज भी तारीख में सबसे पहले लेफ्टिनेंट आता है और हमारे जो सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करता है, 2 तारे होते हैं उसके, जब आपके लग जाते हैं कंधे पे शुरुआत में, लेकिन जिम्मेवारी वही अफसर की होती है। और सर अग्निवीर को लेकर आपके क्या विचार है? अग्निवीर जैसे अभी देश में क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मैं रेजिमेंटल कैप पे रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं वो एडीजी रिक्रूटिंग था जिसने पहला बैच जो है अग्निवीर का सिलेक्ट करके ट्रेनिंग में भेजा था। शुरू में बड़ी भ्रांतियाँ थी, मेरे में भी थी, ये क्या है 4 साल के लिए ला रहे हो, 6 साल की ट्रेनिंग है। फिर जब मैंने इस स्कीम को पढ़ा, इसके कारण देखे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमारे युद्ध क्षेत्र कहाँ हैं, कारगिल की पहाड़ियाँ या पूरा हिमालय, उस तरफ भी युद्ध अब हिमालय में, वो चाहे वो अपना जो भी होना है, अपने जो एडवर्सरी है, चाइना ले लो, चाहे कारगिल वाला इलाका हाइट ले लो, वहाँ पे सर भगवान ने जैसे बनाया यंग सोल्जर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यंग आर्मी रखना ज़रूरी है थोड़ी, जो आपका फ्रंट लाइन सैनिक है। वो एक कारण, ऊपर से फाइनेंसेस के हैं और ले लो, बात अलग है, लेकिन उस सिद्धांत से शुरू किया। और फिर उनका आने के बाद अभी इतनी है कि अग्निवीर कम आ रहे हैं, नौकरियां ज़्यादा है, और समाज में आके समाज में ऐसे ट्रेन डिसिप्लिन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो समाज में आके खेती करे, चाहे वो टीचर लगे, चाहे वो पटवारी लगे, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आए या सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एक ट्रेंड आदमी मिलेगा। अब जो 4 साल में आ रहे हैं सब कह रहे हैं जल्दी आओ हम लेंगे। मैं लास्ट पोस्टिंग जब मैं यूपी लखनऊ और रोहतक में, चीफ मिनिस्टर बोला आते ले लूँगा, पुलिस में वो ट्रेंड है, वो फायरिंग करी हुई, ये करा हुआ, सब करा हुआ है, उसको मेरे को ट्रेंड आदमी मिला, मैं सीधा मेरे पुलिस में ले लूँगा उसको, तो उनके लिए सब अवेलेबल है। तो मैं देशवासियों को, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी आधे घंटे में बताया हुआ है पूरा अग्निवीर, और भी कभी सिर्फ अग्निवीर पे बात करेंगे, कभी करेंगे तब पूरा और डिटेल में बता देंगे। लेकिन देशवासी आज भी ये समझे बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, और बहुत फायदा है देश का, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, टेक्टिकली हो। और अभी जैसे जैसे वॉर चल रहे हैं, हमको जो है फुट ऑन ग्राउंड यंग चाहिए, हिमालय चढ़ने वाले 20-20 हज़ार पे, इतना ही अभी समझ लो तो काफ़ी है। मतलब यंग लोग चाहिए, ऊपर यंग चाहिए, क्योंकि हम इसको 17 साल में ले रहे हैं, 4 साल 20-21 में आ रहा है, और उनमें से ऊपर वाली रैंक में चाहिए वो ले रहे हैं हम। 25% है अभी, 50 का रिकमेंडेशन है, तो अच्छे होंगे ना। एक वो भी है कि ऊपर से मलाई हम लेके रखेंगे तो आगे सेना अच्छी बनेगी ना सर। हर जगह मकरे होते हैं। मैंने तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि आप भी अपने जैसे क्लर्क ले लो, सब अग्निवीर की तरह लो, 4 साल के लिए लो, जनता से पूछो, फीडबैक लो, जो
सिर्फ आजकल आ गया गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बस मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊं। हुक क्रुक मेथड ये वो अपन देख रहे हैं, यही कितने मानसिकता है। घपला, बस गवर्नमेंट की नौकरी लग जाए एक बार। ये कोई तरीका नहीं है सर, देश की आप सेवा काम करनी है, करो। उनमें काम करने वालों को रखो, और जो नहीं कर रहे हैं हम्म। उनको 4 साल में वापस घर भेजो, खेती करो, तुम जाओ, या मतलब तुम जितने दूसरे भी धंधे करो। टीचर्स है इनको सबको सबको मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू ये है, मैं बोलता हूँ सबको, जहाँ भी जाता हूँ, कि सबको आप अग्निवीर स्कीम में लो। जो अच्छा है, प्रून है, अच्छा टीचर है, अच्छा पटवारी है, अच्छा क्लर्क है, तो उनको आप बेइज्जत, बड़ी इज्जत के साथ रखो। और जो मकरे हैं, जो सिर्फ आए हैं, सिर्फ मेडिकल देना जानते हैं, छुट्टी जाना जानते हैं, पोस्टिंग नहीं जाना, रात दिन आके मेरे को मेरे गांव में पोस्ट कर दो, मेरे को वहाँ पटवारी लगा दो, मुझे यहाँ टीचर रख दो, मुझे पुलिस में यहाँ भर्ती कर, यहाँ लगा दो, उन सबको बोलो आप जाओ के और ढूंढो। मेरा मेरा पर्सनल व्यू है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी इसी स्कीम में लेना चाहिए। अच्छे लोगों को आगे लाओगे, देश आगे तरक्की करेगा। आज प्रॉब्लम करप्शन की प्रॉब्लम, मान लो काम नहीं होता, चक्कर काटने पड़ते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग, सब जगह अच्छे लोग भी हैं और खराब भी हैं। जो अच्छे हैं वो काम करें, जो खराब है वो दूसरी जगह अपना रास्ता ढूंढे, ये मेरा मानना है। अगर काबिल होगा तो 4 साल बाद भी काम मिल जाएगा उसको। बिल्कुल सर, स्किल होगी। मिलेगा, सब मिलेगा। हम यहाँ तो सभी अच्छे होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन क्रीम रखना, हर ऑर्गेनाइजेशन क्रीम चाहता है, अच्छे लोग रहे, ये मानना है। बिल्कुल सर। सर अभी अधिकतर बातें चल रही है कि पहले पहले का भारत लगता है, अभी भारत है ना घुस के मार रहा है। कोई भी हो अगर बाहर से पंगा लेगा तो वो घुस के मारेगा। ये बात की कहाँ तक रही है? ये देखो, ऐसा है कि जब हम फौज में आए, एक होती है टैक्टिक्स, एक होती है स्ट्रेटेजी, एक होती है नेशनल विल, एक होती है नेशनल पावर। सो हम भी आज़ाद होके इवॉल्व हुए। शुरू में नॉन अलाइंड था, क्या था, गवर्नमेंट था हमको। अब जब अपनी नेशनल पावर जो बनती है, वो मिलिट्री पावर, एयरफोर्स नेवी वो होती है, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, सॉफ्ट पावर। जब देश उसमें बढ़ता है तो फिर उसकी हिम्मत बढ़ती है, और हिम्मत बढ़ने के बाद पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, पहले हम भी जब सर्विस में थे, जब JNK में सर करते थे, कभी कभार ज़्यादा फायरिंग होती तो पूछना पड़ता था कि यार फायरिंग हो रही, करे क्या। लेकिन मैं सर्विस में ही था, फायरिंग के लिए भी पूछा पहले होता था कि भाई उधर से आ रहा है, हम क्या, हमारे ऊपर क्या जवाब, ये पूछते थे सर, मानता हूँ मैं। हमारे जैसे अगर हम नीचे लेवल पे, तो मेजर साहब अपने CO ब्रिगेड कमांडर से ऊपर से पूछना होता था। वो अब मैं जो मालूम किया, मैं अभी रहा सर्विस में, वो आ गया कि गोली के बदले गोला, गोला, गोली के बदले गोला, गोली के बदले एक ही, इसमें सब सम्मिलित हो गया, आप समझ जाओ। तो एक होती है डिफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव ऑफेंसिव, एक होती है ऑफेंसिव। तो पिछले कुछ सालों से जब से ये हुए हैं, हिंदुस्तान ने ऑफेंसिव स्पिरिट रखी हुई है, और अपने दुश्मनों को बता दिया कि पंगा मत लेना, लोगे तो बहुत मार पड़ेगी, और वो प्रूव करके दिखा दिया। ऑफ सिंदूर सबसे बड़ा एक ऐसा वर्ल्ड के अंदर नाम गया, जिसमें हम यहाँ जुड़े थे पूर्व सैनिकों की तरह, क्योंकि अभी वॉर चेंज हो गया था। अभी तो अपन देख रहे हैं, ईरान इराक का देख लो, यूक्रेन वाला देख लो, ये जो अपने अजरबैजान और उनका देख लो, अर्मीनिया वाला, ड्रोन्स, मिसाइल्स, पहले वो आएंगे, फुट सोल्जर लास्ट में विक्ट्री पे तो आदमी खड़ा करना पड़ेगा ना। तभी अमेरिका भी कह रहा है कि मरीन भेजने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में तो उसको, जैसे हमने 71 की लड़ाई में 6 महीने तक हमने राज किया पाकिस्तान, अब वापस दे दिया उनको, लेकिन नया छोर इलाका जो था, और हमारी सेना ने SDM और कलेक्टर को हैंडओवर करके आए। बाड़मेर कलेक्टर था उनका, वहाँ वो रहे। तो वो कहते हैं विक्ट्री मेजर्ड बाय फुट, विजय है उसके ऊपर खड़ा एक सैनिक चाहिए। तो सैनिक का होना जरूरी है, लेकिन अभी चेंज हो गया, तो अभी हम सबको जागना जरूरी है। ये हर जनता को, हर एक को बताना चाहता हूँ कि कभी भी कहीं ड्रोन आ सकता है, कहीं मिसाइल आ सकती है, इसलिए अब सब सैनिक बनना पड़ेगा, सबको स्पिरिट लानी पड़ेगी, राष्ट्र प्रथम रखना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, करप्शन कम करना पड़ेगा, तभी देश बनेगा। और देश जिस तरह चल रहा है, आपने जो सवाल पूछा है, हम अभी ऑफेंसिव आदमी हैं कि मतलब घुस के हम तो कहेंगे हमारे से पंगा मत लो। हम फर्स्ट कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमारे को अगर आप छुओगे, अगर आप हमारे को तंग करोगे, तो हम गोली का बदला गोला, मतलब वो हमारे एक आदमी को मारेंगे, हम 10 मारेंगे।
ये स्ट्रेटजी है अभी। ये स्पिरिट है, ये टैक्टिक्स है, यही हमारी स्ट्रेटजी है, क्योंकि ऑफेंसिव स्पिरिट हमारे जिस तरह से हालात हैं, हमने एग्जाम्पल से सबके सामने है सर। सिंदूर देख लो, उनके सब ठिकानों पे उन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर सभी में उन्होंने हमारे लोगों को मारा, नियतों को। तो उनका बोला भी तुम्हारे जो लोग वहाँ ट्रेन हो रहे हैं 9 के 9 को। फिर से हमने पंगा लिया, हमारे थोड़ा फायर किया तो हमने उनके जितने एयरपोर्ट थे उनके ऊपर उनका किया, और जो हुआ हालत, फिर भाग के वो आके उसने बोला माफ़ करो, आगे नहीं होगा। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने मांगा कि बंद करो, तो बंद हुआ। घर में घुस के मारा, घर में घुस के मारा, सब जगह जितने हो रहे हैं। आर्मी लाइफ में सर ऐसा कभी मोमेंट रहा जिसे आप कभी नहीं भूल सकते हो? सर ऐसा है कि आर्मी इज फुल ऑफ चैलेंजेस, और वो कभी हमें कई मौके हैं बहुत सारे। संयुक्त राष्ट्र की सेना में भी गए थे, वहाँ भी बड़े मौके आए, क्योंकि हम वहाँ पे सीरा लियोन में था मैं, और वहाँ हेडक्वार्टर में जहाँ रोज रात दिन वहाँ भी इंसर्जेंट टेररिस्ट वगैरह टाइप मान लो आप, जो वहाँ के उनके साथ था। लेकिन सबसे पहला यंग जिंदगी के अंदर जब मेरी उम्र 21 साल हुई थी, अभी एक मूवी आई हुई 21, सब देखें 21 क्या है, 21 साल में लोग क्या करते हैं। तो मैं जब 6 राजपूत के साथ में अरुणाचल में वहाँ पे वालोंग वाला इलाका है, डीचू पोस्ट है, और उधर चाइना, चीन और बर्मा उस टाइम, म्यांमार, इंडिया की ट्राई जंक्शन है, पहला सूरज वहाँ उगता है। मैं अभी वापस पिछले साल जाके आया हूँ। वहाँ पे एक जिम्मेवारी दी गई मुझे कि आप लीडर हो, लेफ्टिनेंट साहब, और आपके साथ एक प्लेटून है तीसरा, और आप वर्जिन लैंड के तरीके जहाँ से पेड़ काटते हुए, नालों से होते हुए वो ट्राई जंक्शन पे जाना, जहाँ इधर से म्यांमार है, इधर चाइना है, इधर हमें वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करके रिपोर्ट लानी है कि क्या हालात है। दिसंबर की बात है सर, हम दिसंबर के महीने में वो लेके चले, हम छागला गांव से हम निकले इधर से तेजू, ये जो लोहित वैली के साइड वाली वैली से, इधर तो था ही पास वाले से जंगलों से, और 28 दिन तक चले सर। और 28 दिन तक चला? हाँ, क्योंकि वो रोज रास्ता बनाना पड़ता था, और वहाँ कोई गांव नहीं, कोई कुछ नहीं, वर्जिन लैंड होते, बिल्कुल उस रास्ते में थे हम। और नाले थे, पानी बहता था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कहीं से, रोड वगैरह कुछ नहीं वहाँ था ही, कोई रहने वाले नहीं है। अच्छा। वो जो इलाका था करीब जो है अभी भी वहाँ पे उस एरिया में कोई इनहेबिटेशन नहीं है, जो हमारा ट्राई जंक्शन। जंगली जानवरों का भी डर था? जानवर के नीचे की हाइट तक तो कुछ थे, लेकिन ऊपर जैसे जाते जाए तो वो पहाड़ों पे कोई वेजिटेशन नहीं था। तो जब हम 28 दिन के पहुंचे तो हमारे आपने पूछा कि, और जब हम पहुंचे, जब पहाड़ी पे पहुंच के वापस आना था, तब एक्सीडेंटल स्नोफॉल हो गई सर। नहीं था वो होएगी, लेकिन 3 दिन तक लगातार बर्फ गिरी, हम उस बर्फ में फंस गए, क्योंकि हम चल रहे थे तो हम बर्फ के, आपको मालूम है कि स्नो बूट्स वगैरह था, वो नहीं थे हमें। और तब तक चलते चलते हमारे पास जंगल बूट थे, वो फट गए थे, कईयों ने बांध रखे थे हमें। और उस टाइम होती सर लीडरशिप जो होती है, तो मैं यंग था और मैंने कहा सबसे आगे मैं चलूँगा, मेरे पीछे मेरा रेडियो ऑपरेटर चलेगा, फिर सूबेदार फिर आएंगे, तभी सब अपन चलते रहेंगे, अपन रुकेंगे नहीं। और बर्फ़ के अंदर इतने इतने पाँव में हम चलते रहे सर। और जब हम टॉप वहाँ पहुँचे तब हैवी बर्फ़ हुई। लास्ट कम्युनिकेशन एचएफ सेट था, हमने पीछे मेजर रंजीत सिंह ब्रिगेड मेजर को बताया कि हम तो फंस गए हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, लोगों के चिल ब्लीड्स हो गए हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो गई है। तो उन्होंने सीरियस ऐसे में आप देखो, खाने का राशन ख़त्म हो गया था पूरा, क्योंकि जो था ये पेट्रोल 30 दिन में ख़त्म होनी थी, आप वहाँ फंस गए और वापस आना हुआ नहीं, और जो राशन हम लेके चल रहे थे वो ख़त्म, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला, मुझे अभी याद है कि कोई शिका वहाँ कोई बर्ड कोई शिका, जो नॉन-वेज है वो खा सकते हैं, वेज पत्ते कुछ नहीं है। आपको बताऊँ कि ये बॉडी होती है, आपने 72 घंटे तक मेरे सारे सैनिक हम बिना खाने के, पानी वहाँ था, पानी पीते थे, पानी पे हम रहे, लेकिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, निल, कुछ कहाँ फ्रूट सर। 28 दिन तक आप अपने पीठ पे लेके आप चले थे सारा राशन इतने दिन का। कोई हमारे पास लेबर नहीं थी, कोई हमारे पास ऐसे नहीं थे कि वहाँ आपको कोई काम वाले मिल जाए, कुछ नहीं था। सिर्फ 30 आदमी, हम 30 लोग, लेकिन हिम्मत ये होती है सर, लीडरशिप ये होती है। मैं तो एक 21 साल के बच्चे में क्या दम होता है, और जो आपकी जो ट्रेनिंग है सैनिक स्कूल की, एनडीए की, वो आपको बताती है कि अगर आपके शिकंजी भी आ गई डर की या क्या होगा,
तो ये जो आपके सिपाही हैं, यंग सोल्जर थे मेरे पास, वो क्या सोचेंगे? उनको उनको उनका मोराल अप करने के लिए आई वाज़ वेरी नाइस कि एक नायब सूबेदार अत्तर सिंह मेरे साथ था, वो जेसीओ था, उसकी उस यूनिट के अंदर 18-19 साल सर्विस थी, वो भी बड़ा अच्छा 2 वो मेरे साथ था। एक हमारे पास ईएमई के जेसीओ भेजे थे, वो खुद ही बहुत बूढ़े थे, उनको लेके चलना पड़ रहा था। कई दिक्कतें थी जो सिग्नल्स के रेडियो पे 2-3 के तो हो ही गई थी फ्रॉस्ट बाइट, लेकिन मैंने बताया तक नहीं कि मेरे भी अंगूठे में फ्रॉस्ट बाइट है। अगर मैं ये बोल देता तो पूरा गड़बड़ होता मामला। मतलब बर्फ के कारण ये पैर। पैर में सर एक होती है आपका, आप तो गूगल का ज़माना है, फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? हाँ। उसमें काटना पड़ता है अगर आगे पहुँच जाए तो जिस जॉइंट तक होता है। पैर भी और काटना पड़ता है। हाँ, जहाँ-जहाँ जाते हैं उसको काटना पड़ता है। और लेकिन हिंदुस्तान की सेना ऐसी होती है, जो हमारा ब्रिगेड कमांडर थे, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने वो एसके जेटली, एनडीए के कमांडेंट भी रहे, वो डिप्टी चीफ भी रहे, वो हमारे ब्रिगेडियर थे। वो हेप्टर लेके आए, ऐसे मौसम में भी, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच पाए बिकॉज़ स्नो हो रही थी, तो वो घूम-घाम के वापस गए। दूसरे दिन एक मेजर जनरल विजय मदान थे सर, वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे डिवीज़न के, वो और ये दोनों बड़े हेप्टर से आए और उन्होंने आके हमको लोकेट कर लिया। उन्होंने ऊपर से राशन गिराया सर, खाना। खाना पूरे अपने आटा, दाल, चावल, घी सब उन्होंने नीचे फ्लाई करके वो गिराया। उस दिन वो हलवा जो लोगों ने खाया 4 दिन बाद, ऐसी लाइफ थी। कोई मालूम नहीं क्या होगा, बर्फ कितने दिन चलेगी। 30 आदमी, वो राकेश सबसे यंग जो सोल्जर आया हुआ था रिक्रूट, आज भी याद है, वो 6 राजपूत रेजिमेंट मेरी। तो सर ऐसे हालात में इस उम्र के अंदर जब मैं सुनता हूँ कि भई ये तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं सर, देश के लिए अगर आप वेल ट्रेन्ड हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपके वही आपको आगे ले जाती है और वो ही लीडरशिप क्वालिटी होगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यूथ आजकल यूथ सर बहुत डिमोटिवेट होता है कि मुझे कुछ बनने के लिए सुपारी चाहिए या वो चाहिए, जैक पैसा वगैरह। तो यूथ को आप क्या कहना चाहिए आगे? देखो सर, मेरा मानना है कि इसमें गलती यूथ की कम है। इसके अंदर ज़्यादातर अपन बैठे हैं घर के अंदर, बच्चा तैयारी कर रहा है, माँ-बाप है या काका, ताऊ, चाचा, दोस्त, वो सब एक ही बात करते हैं। अरे थे कि नहीं जानो कहीं, अरे इन मंत्री ने जानो कहीं, अरे थे इन अफसर ने जानो कहीं, अपने परीक्षा देवे है, इन्हें जैक लगावनो है, बिना जैक, वो बच्चा सुनता है। उसके दिमाग में हमने बिठा दिया कि उसके बिना कुछ है नहीं। करप्शन भी इतना हो गया, अरे मेरी जगह तो वो छोरो बैठा है दियो एग्जाम में, दूसरे लोग बैठ रहे हैं रोज। तो ये जो कुरीतियां हैं, ये जो रॉन्ग नॉर्म्स हैं, ये यूथ को खराब कर रहे हैं। अगर यूथ को घर में, जैसे हम यंग थे तो हमारे को डॉक्टर साहब के बाद वो है, फादर बोला ये नरपत बहुत अच्छा ये करे, तो आपका अंदर वो भर्ती मैं कुछ हूँ। जिस दिन अपने यूथ को अपन खुद ही खराब कर देते हैं, उनको वो बेचारा मेहनती है, सब कुछ है, लेकिन जिन घरों में उसको पूरा प्रोत्साहन मिल जाता है, उसको अच्छा मेंटर मिल जाता है, उसको अच्छा संरक्षक मिल जाता है, वो तो बढ़ जाता है। और जिसके दिमाग में यही बिठा दिया कि अंगुली पकड़ तभी जाएगा, ये जैक, पैसा, ये नहीं है सर, ये चलता होगा कुछ हद तक, लेकिन लाइफ में आगे ऊपर जाने के लिए तो लीडरशिप क्वालिटीज़ और आप में दम और आप में खुद में होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। हौसला अच्छा होना चाहिए, खुद ही को बुलंद करे तो। ये मेरा मानना है, ये सारा तब जाके आदमी दुनिया जी सकता। सब कर सकता है सर। बिल्कुल। और ये भगवान ने इसीलिए शरीर को बनाया कि आप फिजिकल में दिखा दिया 72, एक हमारे कमांडो कोर्स होता है, उसके अंदर आपको जंगल में छोड़ते हैं, घुसा देते हैं, उस जंगल के बाहर उधर निकलना है, आपके पास कुछ नहीं होता और हथियार तीन वगैरह weapons कुछ नहीं देते, कहते हैं कि आप सर्वाइव एट योर ओन। भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया है सर, कई हैं एक्सट्रीम केसेस में तो साधु संतों को देखो कैसे हिमालय में बैठे हुए हैं। ये शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, हम 72 घंटे प्लस तो हम भी रह के देखा है सिर्फ पानी पे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं बड़ा। कुछ नहीं। तभी तो हमारे कहते हैं अपने अब तभी अपने ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि नवरात्र में 9 दिन पूरा भूखा रहते हैं ना लोग, वो कर रहे थे, बिल्कुल 9 दिन वो भी रहते हैं। रहते। ये मुस्लिम अपने करते हैं रोजा। रोजा, तो पानी में बैठे रहते हैं सर, बिल्कुल तो शरीर तो रहता है ना सर। बिल्कुल। तो वो इसलिए कि भगवान बताता है कि तुम्हारे में अंदर शक्ति कितनी है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो विल पावर है, वो सब मैटर करता है सर। ये सब बाकी सब चीज़ें आ जाती है। ये मेरा दृढ़ मानना है। अभी इतने 60 साल ऊपर हो गए, इतने साल तक
एक डिसिप्लिन लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए। इससे अगर मोटिवेशन हमारे बच्चों को मिलता है, मैं तो हर जगह जाके, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर आईआईटी या कोई इंस्टीट्यूशन में आई एम रेडी टू गो। यूथ फॉर नेशन करना ज़रूरी है, यूथ फॉर नेशन देश के वो लिए। करना है देश के लिए। तो हर आदमी को हर जगह अपना विल पावर को बढ़ाओ, विल पावर। ये मेरा मान है। विल पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है? देखो ऐसा है कि हर जगह की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कईयों का मानना है कि लीडर्स आर बॉर्न, जो पहले थे कि भाई वो पैदा हो गया अलेक्जेंडर तो पैदा ही लीडर हुआ है। मेरा मानना है, यार एक स्कूल ऑफ थॉट है कि लीडर्स आर ट्रेंड। आई एम ए ट्रेंड लीडर, क्योंकि मैं 9-10 साल की उम्र से लेकर मुझे ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मेरे टीचर थे, मेरे एनसीसी के सुविधा जेसीओ, मेरे प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे, मेजर रैंक का एक होता, उनको देखते थे, उनका हाल, उनको वो आपको रोज आपको कहते हैं ना, फौजी अलग क्यों होते हैं कि हमारे जो आज भी अग्निवीर हैं, कोई कहते हैं आके टेररिस्ट नहीं, हमारी जो वर्ल्ड में नंबर 1 आर्मी हम क्यों हैं? हम इसलिए 1 आर्मी हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना सर, वो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग है। इंडियन आर्मी की इथॉस किस तरह से उसको करना है, फिजिकल हो, मेंटल हो, करेज हो, जो आपको एबिलिटी डेवलप करनी है उसकी, उसमें डिपेंडेबिलिटी आनी चाहिए, उसके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, फटीक से उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, वो सब चीज़ें जो है आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। वो तभी डेवलप होगी जब आपको बार बार बताया जाएगा कि आप एक लीडर हो, ये क्वालिटी डेवलप करो। तो उन क्वालिटीज़ को टीम वर्क में, टीम की तरह काम करना, अकेले नहीं, आपके अंदर वो टीम स्पिरिट आ जाती है। आपको ये लगता है कि थोड़ी थकान आई है लेकिन बॉडी गिव अप नहीं करना है। तो लीडर फिजिकल करेज, मेंटल करेज, ये सब है सर। ये सब आदमी को याद है। हमारी ट्रेनिंग के कारण हमें विश्वास है कि चाहे वो हमारे सिपाही की ट्रेनिंग हो, चाहे रिक्रूट ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे एनडीए की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, चाहे हमारे ओटीए की, चाहे हमारे किसी भी सेंटर के अंदर जब रिक्रूट जो 6 महीने कर रहा है पहले 9, वो ऐसी यार यूनिट में जाने के बाद उसको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके ब्लिंकर लग जाते हैं कि देश फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, मुझे मेरा काम करना है। इसलिए मैं आपको तो कहूँ कि वो लोगों को ये 120 बहादुर नाम की पिक्चर एक बार देखें, एक 21 नाम की मूवी अभी भी बनी है, वो देखें। इसमें बाकी जो आप धुरंधर बाग है वो अक्रॉस की बात है, उसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ वो डाला गया है जो पिक्चर में मसाला थोड़ा हाँ, उनमें बिना मसालों की देखनी है तो 120 बहादुर देखे। 120 बहादुर मूवी है। एक 21 नाम की, सिर्फ 21 लिखा हुआ है। 21 साल की उम्र का बच्चा क्या कर सकता है। वो है अरुण खेत्रपाल, उसके अंदर परमवीर चक्र है और अनुज उनके सीईओ हैं, और वो उसमें एक भी चीज ड्रामेटाइज नहीं की हुई है या उसके अंदर डाली हुई नहीं है। रियलिटी 100% रियलिटी और देखने लायक है। तो लीडर कैसे होते हैं, लीडरशिप कैसे देखी जाती है, वो उसमें मेरा मानना है, मैं आपके माध्यम से बता भी रहा हूँ। हर युवा को ये मूवी देखनी चाहिए। ये दोनों देखनी चाहिए रियल लाइफ। अभी वाली अभी नहीं है। वैसे तो बॉर्डर 1 भी अच्छी मूवी थी, बॉर्डर 2 तो अभी बनी, मैं इतना नहीं, अरे वो भी सच्चाई पे बनी हुई है। आर्मी लाइफ की बात कर रहे हो, आर्मी कैसे लड़ती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों पे बनी है बॉर्डर 2 तो, और ये दोनों 2 ऑपरेशन पे बनी हुई है। ऐसे आर्मी के बारे में बाकी तो मेरा मानना है कि हर जगह लीडरशिप की जरूरत है। अच्छे नेता हों, ईमानदार हों, देश के प्रति होंगे तो देश सबसे पहले तो हमारे को ईमानदार और करप्शन फ्री पॉलिटिकल लीडर चाहिए, पुलिस लीडर चाहिए। पुलिस हमारी इम्प्रूव करनी चाहिए। पुलिस के जो नए पुलिस रूल्स हैं या पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी है नीचे से लेके ऊपर तक, जो हर जगह बच्चे से बाद हर एक को लगता है, इस करप्शन को मिटाना है। हमको लगना चाहिए जो करप्ट आदमी को पकड़ा है। हर आदमी जिसे जागृत होगा तो तभी विश्व पावर बनेंगे सर। और सबसे पहला वन है जो हमें सिखाया गया है कि अपना खुद आदमी ठीक हो जाए। मैं कोई गलत नहीं करूँगा, मैं करप्ट नहीं करूँगा, मैं जो है कोई भी कचरा नहीं फेंकूंगा, या पानी कहीं भी हो तो वेस्ट नहीं होने दूंगा, बिजली वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं मेरे देश के प्रति खुद का ऑडिट करूंगा, खुद में एक अच्छा
सिटीजन बन गया, आज हिंदुस्तान में आजकल ये आ जा कि खुद मैं अच्छा बनूंगा, आज से ही विश्वगुरु है। लेकिन हमारा जो मतलब हमें स्वयं हमें को हमें ऐसा बदलो। हाँ, क्योंकि ऐसी थॉट और वैल्यू है कि कचरा भी फेंक दो, गंदा पानी निकाल दो, पड़ोसी के घर के आगे फेंक दो, ये शॉर्टकट्स के कारण हम थोड़े पीछे रहे। ये सब बंद तब हो सकते हैं जब आप हमारे जैसे जो ट्रेंड ब्लिंकर हैं, सैनिक स्कूल वाले, एनडीए आए आर्मी हैं, ऑफिसर्स। फिर अब आप वापस आने के बाद भी चुप नहीं बैठना। जितने भी पूर्व सैनिक हैं, अभूतपूर्व सैनिक बोलता हूँ मैं उनको, ये भूतपूर्व नहीं है, अभूतपूर्व हैं, इनकी जो है पेंशन आ रही है, इनको इकट्ठा करके समाज में इनका सहयोग हो, समाज को आगे बढ़ाए और समाज के लिए काम करें और खुद की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। और जो पूर्व सैनिक है, जो रिटायर्ड है, हाँ, अभूतपूर्व बता रहे हाँ, हैं, भूतपूर्व उनके नहीं, लिए आप क्या मैसेज? उनका ये है कि सर हमारे को अच्छी जो पेंशन सर्विस आए हैं, आपको अच्छी पेंशन मिल रही है, आप और आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए जितने ECHS है, मेडिकल सब कुछ ठीक है। आप तो कसम आपने जो खाई थी देश सेवा की, देश हो। वो वापस नहीं ली है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बात करता हूँ कि जो हमने शपथ ली थी रख के अपने अपने ग्रंथ पे, वो वापस नहीं ली है। वो लाइफ मतलब वो अंतिम तो सांस जिस तक दिन देश के लिए। वो तो जिस दिन मुसाणों में जाओगी तब तक साथ जाएगी। और देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आपकी रैंक को ये नहीं बोला कि आप लोग लिखते हैं ना हवलदार रिटायर नहीं है, वेटरन नाम दिया है मोदी जी ने कि आप कोई भी रिटायर्ड नहीं है, री अटायर्ड नया ड्रेस पहन दिया, री अटायर अटायर चेंज कर दिया है, लेकिन आप वेटरन हो, देश के आर्म फोर्सेस मतलब वेटरन हो। आज भी युद्ध होता है तो उसको पूर्व वेटरन सैनिक नाम दे दिया सर, कोई रिटायर्ड नाम नहीं है, कोई भूतपूर्व नहीं है, सब वेटरन्स है। वेटरन्स है। हाँ, और veterans। आज भी अगर युद्ध होता है तो पूर्व सैनिक अभी सर ऑफ सिंदूर के अंदर हमारे को मेडल मिले, हमारे बाड़मेर में, जैसलमेर में, कलेक्टर से, यहाँ से आप अग्रवाल जी से पूछिए, सिविल डिफेंस को तगड़ा करने में सब हमारे लोग आए आगे। ये अभूतपूर्व सैनिक आए, बोलो हम देंगे आपको, हम इनको ट्रेन करेंगे। आज भी अगर कुछ होगा कहीं पे आप कहीं आके ड्रोन गिर गया, इस बार तो सारे गिरा दिए, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर भी हमारे जो काम थे वो सारे इन भूतपूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैनिक परिषद ने काम किया था खूब। और उनको मेडल मिले हैं, उनको इज्जत मिली है, उनका रिकॉग्नाइजेशन आर्मी ने किया है, उनका रिकॉग्निशन कलेक्टर्स ने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। यहाँ जोधपुर हो चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सब जगह से पूरी मदद करने में। तो अंदर ही अपने बहुत सारे गद्दार हैं, उनको पकड़वाना, कतार हुआ वही तो है सब, आजकल वही तो देखा जाता है उधर कि हाँ चंद पैसों के लिए सोशल मीडिया पे देश की कुछ भी धज्जियां उड़ा देते हैं सर। हाँ मतलब वो कोई छोड़ो, न्यूज भेजना, आर्मी आजकल आर्मी व्हीकल है, उनकी रील्स बना के डालते हैं लोग, ये देश के वो खिलाफ है ना। आपने धुरंधर में देखा हाँ कि हमारे मीडिया उस टाइम मालूम नहीं था, हाँ उन्होंने वो दिखाया अभी उतरा तो वो उसको बता रहा था कि उधर से उतर रहा है, वो पाकिस्तान के हैंडलर देख हैंडलर रहे थे देखिए, तो हमारा नुकसान हो जाता है। और अभी यही कहूँ कि जब तक कि हम खुद में जागृत नहीं होंगे या अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन नहीं बनेंगे तो क्या, तो उनको उनको भी नज़र रखनी है कि गद्दारी करे उसको पकड़वाना है, जो बिल्कुल करप्शन है उसको पकड़वाना है, बिल्कुल, इस करप्शन में और ये सब खत्म होगा। तब देश आगे ये बढ़ेगा। मेरी है कि हमारी जिंदगी में देख के जाएंगे। धुरंधर 2 मूवी में सर मूवी में जो थीम्स है अच्छे थे, लेकिन थोड़ा ड्रामेटाइज करना पड़ता क्योंकि लोग नहीं तो देखते नहीं। आज की यूथ पसंद देखो धुरंधर 1 धुरंधर 2 हिट हुई बहुत ज्यादा, बहुत लेकिन 120 बहादुर और 21 हिट इसलिए नहीं हुई कि उसमें उन्होंने मसाला नहीं डाला, उसमें कोई गाने नहीं डाले, उसके अंदर थोड़ा सा वो रोमांस वगैरह ये मसाला चीजें नहीं जो पब्लिक देखना चाहती है वो नहीं डाला। इसमें थोड़ा मसाला मसूल डाल के, लेकिन थीम जो समझदार के लिए इशारा काफी है, हाँ। वो दोनों में था। इशारा दे दिया कि भी ऐसे भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है। ऐसा होता है, हाँ। ये बता दिया। रियल लाइफ में ये चीजें होती है, धुरंधर 2 वाली सब जगह की होती है, तभी अब थीम पिक्चर तभी बनती है जब कहीं तो कुछ धुआं वही होगा जहाँ आग मिलता है। लगेगी। आग लगे, बिल्कुल सर। तो आपके साथ में आज का ये इंट्रोडक्टरी था। मेरे ख्याल से जो लाइफ प्रोसेस है बर्थ से लेकर अब तक का, लेकिन जिस संग से है, तो मैं मैसेजिंग की तरह मान लो आप कि अपने जितने भी यूथ हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, सबको ये कह रहा हूँ कि हर परिवार से एक को वर्दीधारी में ज़रूर भेजना चाहिए। आर्मी में वर्दीधारी, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, BSF,
इवन पुलिस में मानता हूँ, वर्दीधारी एक परिवार में और स्पेशली आर्म फोर्सेस तो बनाओगे तो आपके एक फ़र्क पड़ेगा आपके वो कहते हैं गुरुजी का अंदर मेरा बेटा इसीलिए आज फौज में पिछले 12 साल से सर्विस दे रहा है। वो आर्मी में है अभी, उसके हो जाएंगे 13 साल तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन अभी जाएंगे। कहाँ पर पोस्टेड है? अभी बता दें क्या, वो 61st कैवलरी में है और जयपुर में है अभी। तो सर जैसे कहीं भी आमना सामना होता है, युद्ध क्षेत्र होता है, वहाँ अपने जैसे आपका साथी कोई शहीद हो जाता है तो उन्हें उसके लिए क्या रहता है, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है या साथ में लाता है डिस्पोजल क्या? इसमें पॉलिसीज होती है सर। हाँ। जब हमारा 1948 की लड़ाई हुई या 1962 की हुई, 1965 की हुई, 71 की हुई, तब ये था कि हम इतने डेवलप नहीं थे, हमारे कम्युनिकेशंस वगैरह, तो मोस्ट ऑफ लोग जो आसपास में थे तो आ जाए, लेकिन उनका दाह संस्कार वहीं होता था जहाँ वो लड़ रहा है युद्ध मैदान में। और उसके एसेज जो अपने यहाँ कहते हैं फूल वगैरह, फूल है, फूल और उसका सामान बीटा आता था घर, ये चलता रहा 71 तक। ये तो सिर्फ कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हर शहीद का जो शरीर है, जो कितना खर्चा है वो उसके पैतृक गांव में जाएगा। उस टाइम मैं मेजर था, मेरी जिम्मेवारी थी इनको रिसीव करने की एयरपोर्ट पे। तब जितने शहीद हुए सर, उनको वहाँ पहाड़ियों में वहाँ से नीचे आए, वहाँ से उनको लेह लद्दाख और ये पुंछ, ये जो अपना श्रीनगर, सारे एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाते थे। और दिल्ली में सर वहाँ जिम्मेवारी था, मैं उस टाइम इंचार्ज था इनको रिसीव करके। और वाजपेयी जी खुद या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी या अपने डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से एक तो रोजाना आता था सर। और वाजपेयी जी खुद मोस्ट ऑफ टाइम खुद आए एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बाकी नेता भी आए, लेकिन वो खुद उनको सलामी देते थे दिल्ली कैंट में। और फिर वहाँ से उनके ताबूत, उनके शरीर है तिरंगे में हवाई जहाज से या आसपास में तो गाड़ियों से उनके पैतृक गांव में पहुंचे। कारगिल की लड़ाई उसके बाद से ये चीजें उसके बाद और जो हम ये लड़ाई टेररिज्म वाली लड़ रहे हैं वो शहीद होते हैं उनको। उसके बाद ये हो गया कि भाई उसका दाह संस्कार तो उसके पैतृक गांव में कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, पूरा खर्चा गवर्नमेंट का होगा, ससम्मान जाएगा सबके। अभी जो है जितने अपने बलिदानी हैं और फिजिकल कैजुअलिटी भी हो जाते हैं कई, जैसे स्नोफॉल से होगी या ऐसे वो जो गोली से नहीं हुई लेकिन क्लाइमेट से मार दिया या किसी और कारणों से, उनको भी गांव तक पहुंचाया जाता है। और जिससे यह जागृति हुई है अपने यहाँ भी, तो गांव तक आता है तो मोटिवेशन सबसे बड़ा वही होता है सर। तो गांव के लिए इज्जत की बात हो जाती है। आज मैं कम से कम 10-12 जगह में, अभी मैं 27 तारीख को वीर की मूर्ति का अनावरण करके आया हूँ। हर परिवार चाह रहा है इनका, क्योंकि ये खर्चा अभी डीडवाना में मैं और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन जी, हम दोनों एक दिन पूरा हमने डीडवाना में एक शहीद की फोटो और उनकी फोटो क्या, उनकी मूर्तियां लगवाई है पूरे डीडवाना जिले के, और उनको रेस्पेक्ट दी हमने। और ऐसा अब उन्होंने, मैं बात हो रही थी कि अभी बताया गया है कि हर तहसील में तक जाने की इच्छा है, हर जिले में जितने अब तक के जो बलिदानी हुए हैं। आजकल वर्ड बलिदानी है सर, शहीद कहीं और मीनिंग में चला जाता है थोड़ा, अगर आप जाओगे तो जो बलिदानी हैं उन सबके नाम होंगे, सबके होंगे। और एक बोर्ड हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस में जो उसमें उनका भी बनेगा सर। हमने एग्री किया कि हम आर्म फोर्सेस के सैनिक कल्याण बनता है, लेकिन उनका भी एक बोर्ड बनाएंगे। जो सैनिक बल है उनका भी बोर्ड बनेगा, वो भी लगेगा लेकिन अलग लगेगा। और एक जगह तो हमने कभी किसी को मोए तो डीडवाना जाके देखे, इंटीग्रेटेड जिला सैनिक कल्याण जो बना है सर, मेरे ख्याल से देश में ऐसा कहीं और नहीं है। सब एक साथ सारे, और ये सब जगह आएगा। अब जोधपुर में भी काम शुरू है, इससे जो है और मेरे ख्याल से रिकॉग्निशन बढ़ेगा।
और अपने मेजर शैतान सिंह जी का तो कर ही रहे हैं हम सब। बिल्कुल और सर। ये मैंने बताना था, आपने पूछा, अच्छा हुआ आपने पूछ दिया मेजर कि अब शैतान हर हर बलिदानी की, हर सैनिक का एक्सपर्ट में कोई कमी नहीं आई। कोई कमी, रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। मेजर शैतान सिंह जी का बलिदान तो आज पूरा देश याद करता है। मैं तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, 120 बहादुर पिक्चर देखो, वो उन्हीं के ऊपर है। मेजर वो शैतान सिंह जी सिर्फ, को हाँ, रेजांगला लड़ाई है हाँ। कि 120 कंपनी की स्ट्रेंथ थी सर, उन्होंने 120 में एक भी वापस नहीं आया, जो कि हुक्म वापस आने के थे। वो कहते 120 में से हैं एक भी वापस नहीं आया सर। एक जो उनका जिसको लीड मेजर शैतान रेडियो सिंह ऑपरेटर करेगा। था उनका, उसको उन्होंने कहा कि तू पीछे जाके बता तो देना कि क्या हुआ, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था। तो वो भी घायल था, तो पढ़ा रहा था, इसलिए वो जा नहीं सकता था, वो गिरता पड़ता आया। उसने बताया तो माना नहीं किसी ने। वो तो 1 साल बाद क्या हुआ, जिस दिन ये लड़ाई हुई उसी दिन बर्फ गिर गई, तो सारे बर्फ के नीचे दब गए। ऊपर तक 10-10 फीट तक बर्फ थी, तो वो सब दब गए। जब गर्मी आई, 6 महीने बाद जब बर्फ पिघली, तो गडरिया ने आके बताया वहां तो पूरी फौज लेटी हुई है। तब जाके देखा, एक तो नहीं, क्योंकि ये दिसंबर में लड़ा, नवंबर में, 6 महीने बाद नवंबर में हुई, 6 महीने बाद फिर जाके देखा कि अरे ऐसे लड़े थे ये लोग, ऐसे बहादुरी, तब जाके अभी है। और ऐसा चल रहा था कि चाइना, अभी मैं गया था बालोंग के वीर, वहां कैसे लोग लड़े हैं सर। अभी देश जागृत हो रहा है, यूथ जागृत हो रहा है, तो अब ये पिक्चरें आ रही है, मूवीज आएंगी, लोग जा रहे हैं। अभी वो भी टूरिस्ट सेंटर बने, वहां जाके लोग देखते हैं। चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे अभी अपने ये कारगिल का युद्ध हुआ, तो द्रास में खूब जाते हैं लोग। मैं भी गया द्रास से जाके देख देखो के आया सर, सब। अभी वालोंग में हाँ। मोटर बाइक्स वाले, और वहां पे होम स्टे बन गए हैं, और जाके लोग मालूम कर रहे थे। तो यूथ तो बहुत जागृत है सर, और जागृत करना है उनके, भटकना भटकना नहीं चाहिए। मैं तो यही उद्देश्य लेके चल रहा है सर, यूथ फॉर द नेशन, वाई फॉर एन, यूथ फॉर नेशन। यूथ फॉर कोई नेशन। कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल कॉलेज हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं कि आप जब कहो हम आके आपसे 40 मिनट घंटा बातचीत करेंगे, सवाल क्वेश्चन आंसर करेंगे। मतलब देश के यार लिए मजा कहीं आता भी है सर, जाने। वो और ज्यादा सर, आपने बुलाया हम दौड़ के आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर, देश, इंडियन आर्मी के अंदर फर्स्ट लाइन में जो युद्ध की लाइन होती है, उसमें महिलाओं को होना चाहिए या नहीं? सर देखो कि वर्ल्ड में चेंज आ रहा है, देश में चेंज आ रहा है, और इसमें समय लगेगा, क्योंकि इथॉज होते हैं, एक वैल्यूज होती है। हम अगर सब इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देख के करेंगे तो हमारा हमारा वो है नहीं। मैं उस दौर से गुजरा हूँ। पहले हमारे मेडिकल कोर में डॉक्टर्स, नर्सेस आगे सबसे पहले वो काम कर रहे थे, अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर ये जागृति आई कि भाई हम, हमारे जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जो रेडियो में है काम कर रहे हैं, जो अपने ऐसी सेना है जिसमें दुश्मन से 1-to-1 फेस में नहीं आ रहे, चाहे वो सिग्नल रेजिमेंट हो, आर्मी सर्विस को, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हो, चाहे एटीसी में बैठते हैं जो हवाई जहाज के जो है एयर डिफेंस में हो, उसमें हो, और फिर कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है, पहले ऑफिसर में लाए और कोर मिलिट्री पुलिस में जवानों में भी लाए। धीरे 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 इंडक्शन हो रहा है, प्रूव कर रहे हैं। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर, हमारे वुमेन ऑफिसर आई हैं, अब कमांडिंग ऑफिसर्स भी हैं, अच्छा काम कर रही है। अच्छे एग्जाम्पल, मैं जो कमांड कर रहा था, 4 मेरे पास जो यंग कैप्टन्स थी, उनमें 1-2 मकरे, 1-2 अच्छे, एक बहुत ही अच्छे, और मेल ऑफिसरों से भी अच्छा काम करने वाली थी, और अभी भी वो सीओ हैं, गोपिका भाटी कर्नल है, क्या दबंग ऑफिसर है। तो बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं जो दबंग अच्छा काम, लेकिन सब तरह के लोग सब जगह, थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, स्टेबलाइजेशन होता है। शुरू में मैं जब आया तो मैं भी कर यार ये आ रहे हैं क्या होगा, तो किसी मेरे सीनियर ने बोला कि पहले तो अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि अपने कहीं रहे नहीं है, और पराक्रम में मैं बाढ़ में था, वो टेंटों में उनको रहना करना, उनके बाथरूम्स वगैरह का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, हमारी अपने इथॉज अलग हैं देश के, समय लगेगा, लेकिन नॉट इन फ्रंट लाइन। अभी भी मेरा मानना है फ्रंट लाइन, क्योंकि हमारे दुश्मन ऐसे गंदे हैं। आपने धुरंधर मूवी देखी कि वो कैसे टॉर्चर करते हैं। कैप्टन कालिया जब पकड़े गए तो उनकी आंख, कान, नाक, जीभ, सारे अंग काट काट के, और वो इस तरह से निर्दयी लोग हैं। तो अगर हमारी कोई बच्ची उनके हाथ लग गई तो क्या करेंगे, तो इसलिए वो हम उनको फ्रंट लाइन में, मेरा मानना है सर कि अभी नहीं रखना चाहिए। जो बाकी पीछे है
लॉजिस्टिक उसमें आ रही है, अच्छा काम करेंगे, चलते रहेंगे। मतलब लॉजिस्टिक में वो अच्छे से काम तो वो वहाँ भी कर लेंगे, लेकिन हम उनको आगे युद्ध के मैदान में, फ्रंट लाइन में नहीं भेज सकते, नहीं भेजना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये शुरू से ही रहा, महाभारत काल में भी महिलाएं नहीं थी कहीं भी। वो तो इसलिए करूँ कि अपने जो इतवाज है उसमें नहीं था, अब ला रहे हैं, तो चेंज हो रहा, चेंज हैज टू कम। महिलाएं भी कम तो नहीं है सर सेना में। कम तो कोई किसी में नहीं है, लेकिन भगवान ने बनाया ऐसा है कि फिजिकल, वो भी अभी तो कई कमांडोज वगैरह में कर रही हैं बराबर, लेकिन थोड़ा चेंज तो होता है। अगर हमारा पाकिस्तान के साथ सर वॉर होता तो क्या परिणाम रहता? पाकिस्तान के साथ हम कितनी बार लड़ लिए सर। 48 में वो अंदर घुसे, के बाली बन के आए, उनको ठोक के बाहर निकाला कश्मीर से। फिर वो नहीं माने, जब 62 में चीन से लड़ाई हुई तो उन्होंने देखा अरे मौका है, हम भी आते हैं। 65 में वो फिर ठुके, फिर उनके अंदर घुस गए, फिर ताशकंद में रोए। फिर इन्होंने बांग्लादेश में हल्ला मचाया तो हमने ऑफेंसिव करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, तो इन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक किया। बॉर्डर 1 और 2 मूव है, फिर मुंह की खाई। लेकिन वो है ना सर, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, माना नहीं। फिर कारगिल किया, वहां ऊपर बैठा, वहां से उठा के वर्ल्ड ने देखा कि यार ये हिंदुस्तान की फौज क्या चीज है। जो साले ऊपर बैठे हुए हैं, जहां से एक पत्थर गिराओ तो आज भी नहीं आ सकता, उनको मार मोर के वहां से वापस भगा दिया। फिर इनके दिए तो उन्होंने नया शुरू किया टेररिज्म वाला, अब इसमें ठोका। फिर इनके साथ में हमारे अभी इन्होंने ऑफ सिंदूर में फिर खाया। तो कुत्ते की पूंछ सीधी तो होगी नहीं, लेकिन उनको अभी जाके ये हालात है कि वो हमारे बराबर की एक मैंने शुरू में जो बोला था ना, कॉम्प्रेंसिव पावर होती है, एक नेशनल पावर होती है, एक नेशनल स्ट्रेटजी होती है, उसमें सब कुछ आता है। उसके अंदर इकोनॉमिकली इतना बुरा हाल हो गया, रोटी खाने को नहीं, दाने नहीं, तेल नहीं, भूखमरी है, तो उससे ही मर रहा है वो। कितनी देर तक वो हथियारों से करेगा? युद्ध करने से वो अपने आप अपने बाहर से ही नीचे डूब रहा है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे अब इसमें हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ देखे भी, और देखेगा तो इसकी आंखें निकाल दी जाएगी। आप हिंदुस्तान को इनकी इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। अब अपने को ध्यान रखना है तो अपना नॉर्दर्न बॉर्डर है, हिमालय है, उसके उधर जो बैठे हैं उनसे हमको सावधान रहना है, बस बच के रहना है। चाइना अगर आंख उठाता है तो पाकिस्तान तो मेरा मानना है कि अभी पूरा वो तो खत्म है एक तरह से। वो अभी अफगानिस्तान से लड़ेगा या ईरान में क्या करे। अब ईरान में कभी ईरान के साथ खड़ा हूँ, उसके कुछ नहीं, कहीं ना कहीं। और वो अपने ही कोई उनके साथ, हमारे साथ अभी उनकी कोई तुलना करना बेकार है। अब हमारे को तो इतना सक्षम है कि हम हमारे जो उत्तरी चाइना है उनके साथ में अपने को प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, उनके साथ अपनी नीतियां बनानी है। और जो हमारा हिमालय है उधर हमको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की जरूरत है, उसकी तैयारी रहनी चाहिए। अग्निवीर तभी तक हम करेंगे। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान से टेररिस्ट आता है तो उन्हें लोकल सपोर्ट तो मिलता है, तभी ये लोग ये सर देखो सर, अपन ने बीच में भी बात करी थी कि पैसों का लालच और धर्म में भटकाना, ऐसे करके मिलता है सर लोकल सपोर्ट। कश्मीर में खूब मिलिटेंट आता है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन जो हालात 90 में थे वो अब नहीं है। अब काफ़ी हालात सुधरे हैं, अब तो लाल चौक में भी तिरंगा फहरा रहा है, सब जगह हो रहे हैं। ये तो अभी 370 हटा, फिर ये यूनियन टेरिटरी बन गई, तो अभी बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस है। पहले जैसा नहीं, हम तो रहे हैं वहाँ पे। अभी सर ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते? देखो सर कि वैसे संसार डिस्टर्ब चल रहा है। यूक्रेन और वो 4 साल से लड़ रहे हैं, और यूरोप भी आया, नाटो भी आया, अमेरिका भी आया, वो चले जा रहा है। अभी इजराइल अमेरिका ने इनके ऊपर किया, जो इनके हर एक देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर देश का कोई न कोई बात होती है। तो ईरान को भी समझे अगर, तो ईरान भी वो लोग हैं, पुरानी सिविलाइजेशन है, वो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा और नुकसान पूरे संसार को होगा, क्योंकि पूरा गैस ऑयल डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, सबको फर्क पड़ेगा। अमेरिका को भी पड़ेगा और यूरोप को भी पड़ेगा। अब धीरे धीरे आप रोज देख रहे हो, महीना हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी सोच समझ से
जिस ढंग से हम चल रहे हैं, हम इधर न उधर अपना गार्ड करके, अपना इंटरेस्ट देख के चल रहे हैं। हमारे लिए नुकसान तो पूरे संसार को होगा ही होगा, चाहे वो पैसों से हो, ऑयल की प्राइस से हो, इकोनॉमी पे हो, जीडीपी ग्रोथ में हो, सब पे असर पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों नमस्कार, आज का था पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग। आज हमारे साथ थे मेजर जनरल नरपत सिंह जी राजपुरोहित, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों आगे के पॉडकास्ट में आप इनसे क्या सुनना चाहते हैं, वो चीज़ें आगे के आप कमेंट जरूर करना, तो आगे के पॉडकास्ट में हम ये चीज़ें जरूर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।